हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 3 अक्टूबर की शाम यानी आज शाम को प्रचार का शोर वो थम जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नूंह और महेंद्रगढ़ में बड़ी जनसभाएं की। नूंह में स्थानीय नेताओं ने उनको पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने इन रैलियों में, इन जनसभाओं में कहा कि राहुल गांधी ने काफी देर तक संविधान की किताब को हाथ में लेकर भाषण दिया और कहा कि चुनाव संविधान के मूल्यों की बचाने की लड़ाई है। उन्होंने किसान कर्जे पर भी बात की। उन्होंने कहा किसान जब कर्जा लेता है तो उसका कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन मोदी सरकार कई उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देती है। कि उन्होंने किसानों से पूछा कि आप ऐसे हिंदुस्तान चाहते हैं। वहीं 10 साल से उन्होंने कहा कि मेरी गिनती चल रही है, मोदी जी जो है लगातार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं और जितना कर्जा उन्होंने माफ किया है हम उससे उतना ही कर्जा किसानों और मजदूरों का भी माफ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी की जो बात करी कि एमएसपी किसानों को दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और बेरोजगारों को भी कहा कि उनको भी रोजगार दिलवाने का पूरा जत्न किया जाएगा। जिस तरीके से हरियाणा के बेरोजगार अमेरिका जा रहे हैं उस प्लान को रोका जाएगा। और एमएसपी पर उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों में जो है हरियाणा के किसानों की एमएसपी दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा में ड्रग्स पर भी बात की कि लगातार पिछले 10 सालों में हरियाणा में ड्रग्स लगातार फैल रहा है। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, बसपा हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरी की पूरी ताकत आज के दिन के लिए ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर झोंकी हुई है। और वहीं पर जगह जगह अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो रोड शो निकाल रहे हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ही रैलियां कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने निशाने पर बीजेपी को लिया हुआ है, चाहे वो जवानों का मामला हो या फिर किसानों का हो। और पहलवानों के मामलों पर लगातार ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही आज राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। राहुल गांधी ने अपने पुराने साथी अशोक तंवर को दोबारा से कांग्रेस में शामिल कर लिया। अशोक तंवर ने सिरसा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 करनाल। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 अक्टूबर को राज्य में मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने आज राज्य में लगभग 1 दर्जन रैलियों को संबोधित किया। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैथल की कलायत विधानसभा व चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पलवल, अंबाला व गन्नौर में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। पिछले लगभग 1 महीने चले चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेताओं ने 100 से अधिक चुनावी सभा की। वहीं प्रदेश स्तर के नेताओं ने कुल 150 से ज़्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में 4 रैली की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने ताबड़तोड़ रैलियां करके लोगों को लुभाने की जबरदस्त कोशिश की। हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है, मतदान होना है और जाहिर तौर पर बीजेपी तीसरे टर्म के लिए वहां पूरी ताकत लगा रही है, जहां कांग्रेस के साथ आमने सामने की टक्कर दिख रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। पंचकूला में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में हिमाचल की बात करते हैं, लेकिन पीएम के फैक्ट सही नहीं थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हिमाचल में सत्ता में आते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां 20 महीने में पूरी की है। महिलाओं को 1500 रुपए इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत दिए जा रहे हैं। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। और हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सदी की सबसे भीषण आपदा आई, लेकिन केंद्र से मदद नहीं मिली। राज्य सरकार ने बिना केंद्रीय मदद के 23,000 परिवार बसाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया। इस दौरान उन्होंने जनता से चंद्रमोहन के पक्ष में वोट देने की अपील की।
दरअसल पीएम मोदी ने हरियाणा की चुनावी जनसभाओं में हिमाचल सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। पंचकुला की जनसभा में सीएम सुक्खू ने पीएम को इसी का जवाब दिया है। राजेश शर्मा, न्यूज़ 24। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला हवाला कानून से जुड़ा हुआ है, जो 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला ईडी ने दर्ज किया था। ये समन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है। बता दें, अजहरुद्दीन पहले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जारी किया गया यह पहला समन है, जिसके तहत उन्हें केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना है। जानकारी के मुताबिक यह मामला हैदराबाद के उपल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, फायर ब्रिगेड सिस्टम और कैनोपी खरीद के लिए अलॉट किए गए 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। इसी मामले में ईडी जांच कर रही है और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि अजहरुद्दीन आज जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। जांच में शामिल होने के लिए कुछ दिन का उन्होंने समय मांगा है, उसके बाद वो पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। कैमरामैन रफीक के साथ शांति, न्यूज़ 24। भले ही सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में अभी बात नहीं बन पाई है, लेकिन शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट ने अपनी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आज पार्टी ने एक सॉन्ग लॉन्च किया, जिसका थीम है जगराता, जिसे मराठी में गोंधल कहते हैं। यह सॉन्ग खास तौर पर महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से जब ये सवाल पूछा गया है कि बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, वोट जिहाद की बात कर रही है, तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सारे सवालों का जवाब दशहरा रैली में देंगे। इस बीच खबर है कि 4 दिन तक महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो चुकी है और 2 दिनों तक और महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने वाली है और दशहरा से पहले सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया जाएगा। कल छोटी पार्टियों के साथ एमबीए के नेताओं ने बैठक की थी। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की बैठक के दौरान कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपना दल एस सड़क से लेकर संसद तक जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती रही है। अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है और इसकी मांग वो सक्षम स्तर पर कर चुकी है। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने ये भी कहा कि यूपी के उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी। अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाई। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में बाढ़ को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब अपने ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल नीतीश कैबिनेट के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी से जब पूछा गया बाढ़ के हालात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यदि तैयारी विभाग पहले से और पुख्ता किया रहता तो तबाही इतनी ज़्यादा नहीं होती। सीधे तौर पर उनका निशाना नीतीश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी थे। हालांकि उन्होंने विजय चौधरी का नाम नहीं लिया था, बल्कि विभाग पर तंज कसा था, लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल नीतीश कैबिनेट में सीनियर मंत्री और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए अशोक चौधरी के से तेवर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक और मंत्री विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके विभाग के ऊपर सवाल उठाया है। उसके बाद सियासत भी गर्म हो गई है। क्या विपक्ष सत्ता पद से भी कई लोग अब सवाल उठाने लगे हैं और अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में 3 चरण के दौरान हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब सबको इंतजार है 8 अक्टूबर का, जिस दिन इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच सभी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में इस होड़ में लगे हुए हैं कि वो किस तरह से अपनी सरकार बनाएंगे और उन्हें अगर नंबर कम पड़ते हैं तो किन किन को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में मजबूत दिख रही है और यहाँ अधिकतर सीटें एनसी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, तो वही जम्मू में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। वहां पर अधिकतर सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर
हंग असेंबली बन सकती है। और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी सभी अपने अपने तौर पर यहाँ छोटे दलों और निर्दलियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। दशहरे के दिन महाराष्ट्र में 3 जगह पर दशहरा रैली होने वाली है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दशहरा रैली होगी बीकेसी के मैदान में, उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली होगी शिवाजी पार्क में। तो मराठा समाज के लिए आंदोलन करने वाले और मराठा समाज के आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल भी इस बार दशहरे की रैली लेने वाले हैं। ये रैली बीड़ के नारायणगढ़ पर होने वाली है। 713 एकड़ के मैदान में ये रैली होने वाली है, जिसके लिए तैयारी पूरे जोर के साथ वहां पर शुरू है। आज मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले मराठों को आरक्षण शायद मिल पाएगा। अगर आरक्षण नहीं मिलता तो इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे, और आरक्षण नहीं मिला और चुनाव लग गए तो इसके बाद चुनाव के बाद जो भी परिणाम होंगे उसके लिए बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस वहां पर जिम्मेदार होंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला जैतपुर इलाके खड्डा कॉलोनी का है, जहाँ डॉक्टर को उसके क्लिनिक यानी अस्पताल में सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और आरोपी आराम से फरार हो गए। जी हाँ, ये देर रात की घटना है। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग जिनकी उम्र बताई जा रही है 17 से 18 साल, ये उन लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर है जो उस वक्त अस्पताल में थे। देर रात वो अस्पताल में आते हैं, जावेद अख्तर जो डॉक्टर है उनके बारे में पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि हमें मरहम पट्टी करानी है। और ये भी बताया गया कि जब उन्हें पता चलता है कि जावेद अख्तर जिस रूम में वहाँ जाके टारगेटेड यानी उसके माथे पर गोली मारते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी बताया गया कि ये 2 युवक जो है एक रात पहले भी पहुँचे थे और अपने पाँव की पट्टी बदलवाने के लिए उसी अस्पताल यानी नीमा हॉस्पिटल जो कि खड्डा कॉलोनी में है वहाँ पहुँचे थे। 3 बेडेड हॉस्पिटल है। ये बताया ये जा रहा है कि पूरी तरीके से टारगेट किलिंग है, रंजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया है शुरुआती जाँच में। लेकिन पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, समझना चाह रही है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ये भी माना के चल रहा है कि उन आरोपियों ने घर की पहले रेकी की थी, रेकी करने के बाद दोबारा अगले दिन रात को आए, बाकायदा पूछने के बाद उन्होंने उनकी हत्या की है। लेकिन जिस तरीके का पूरा घटना है हैरान करने वाली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी फर्जी एनकाउंटर से बचें। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे सुलखान सिंह ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से कहा है कि वो किसी के दबाव में एनकाउंटर ना करे, क्योंकि दबाव में एनकाउंटर करने वाले बाद में पछताएंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकारें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों पर नाजायज दबाव डालकर फर्जी मुठभेड़ करवाते हैं, बाद में फंसने पर वो मदद नहीं करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर किए पोस्ट में उन्होंने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को ये नसीहत दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रयागराज में फर्जी एनकाउंटर के मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। गाजीपुर के एक मामले में घटना के 22 साल बाद पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई थी और इसी तरह से सीतापुर की एक मुठभेड़ के मामले में घटना के 25 साल बाद पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एनकाउंटर के मामलों को लेकर विपक्ष पहले से ही योगी सरकार पर हमलावर है और अब योगी सरकार में ही डीजीपी रहे सुलखान सिंह के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। वाराणसी में मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने वाले अजय शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को गंगा में प्रवाहित करने का दावा करने वाले ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर अजय शर्मा की प्रतिमाओं को बहाने का दावा करने वाला बयान और मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को कपड़े से ढककर निकाल कर ले जा रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद आनंदमय मंदिर के महंत की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें, काशी डीजीपी जोन गौरव बंसल ने बताया कि आनंदमय मंदिर महंत के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर के आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में महल्या के दिन से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इस समय मौजूद है कोलकाता का सबसे फेमस श्रीभूमि जो दुर्गा पूजा है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। यानी कह सकते हैं कि तिरुपति बालाजी का जो यहाँ मूर्ति के रूप में जिस तरह से पूरा पंडाल को बनाया गया है, जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का वो पूरा बनाया गया है। दोनों तरफ तिरुपति बालाजी की जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाया गया है और बीच में माँ दुर्गा का देखिए जिस तरह से बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो माँ दुर्गा
दुर्गा का रूप यहाँ पे बनाया गया है और जो माँ की जो ज्वेलरी है जो पूरे सोने की है, इसको देखने के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में जो भीड़ है, दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं, भक्त यहाँ आ रहे हैं। हर कोई मोबाइल पे अपने माँ के जो यहाँ पे एक तस्वीर है, वीडियो बना रहा है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमेशा से दुर्गा पूजा का एक महत्व रहता है और इस बार नवरात्र के पहले दिन से ही लोग दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। और खास इस बार है क्योंकि तिरुपति बालाजी जिस तरह से इस बार प्रसाद को लेकर वहां पे लोग सुर्खियां में है, तो यहीं पे कोलकाता में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर पूरी तरह से बनाया गया है और मंदिर के अंदर मां दुर्गा का यहाँ पे जो प्रतिमा है उसे विसर्जित किया गया है, विराजमान किया गया है। तो कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों की भीड़ हर दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंच रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नवरात्र का पहला दिन है, मां वैष्णो देवी द्वार में पहुंचा है न्यूज़ 24। पूरे भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश विदेश से श्रद्धालु भारी संख्या में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए कि भवन का नजारा बेहद खूबसूरत। कटरा से लेके भवन तक पूरे ट्रैक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज बेहद खास दिन है क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और श्रद्धालु देश विदेश से लाखों की तादाद में नवरात्रों में पहुंचेंगे ताकि मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। यहां पर आपको बता दें कि इस समय भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए कि जिस तरफ हमारी नजर जा रही है, हर तरफ हमें देसी विदेशी फूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सजावट की गई है। श्रद्धालुओं को देखिए, लंबी लंबी कतारों में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और बाकी जयघोषों के साथ जो है पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। आप देखिए कि चारों तरफ जय माता की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये दिखाता है कि श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह है। श्रद्धालुओं में बेहद ज्यादा उत्साह है। श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आए हैं क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है। श्रद्धालु बेहद ज्यादा संख्या में देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मां वैष्णो देवी का द्वार। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन किया है। इस मामले में सरकार द्वारा मंगलवार को गजट अधिसूचना जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि आयोग अधिनियम 1952 के तहत मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट 3 महीने के भीतर पेश करनी होगी। इस एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ था और एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट में कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। अब ये आयोग घटना की समय रेखा की जांच करेगा, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत कैसे हुई थी और इसके अलावा आयोग इसके कारणों का तथा परिणामों का विश्लेषण भी करेगा। आयोग ये भी जांच करेगा कि क्या कोई व्यक्ति, समूह या संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार है या नहीं। बता दें कि 23 सितंबर की शाम बदलापुर स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मुमरा बाईपास के पास एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। विपक्ष के साथ साथ अक्षय शिंदे के माता पिता ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और फिर बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।